एक कवि ने अपने देश के बारे में लिखा, वह अद्वितीय है। अब देखिए, ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक बहुत बड़ा दावा है। तो आज हम महान तमिल कवि सुब्रमण्यम भारती की कविता भारत हमारा देश को समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि उनकी नज़रों में भारत को क्या चीज़ इतना खास बनाती है। पूरी कविता का जो सार है ना, वो इसी एक लाइन में छिपा है। लेकिन ये सिर्फ एक दावा नहीं, ये एक सवाल भी खड़ा करता है। आखिर ऐसा क्या है जो कवि की नज़र में भारत को इतना अद्वितीय बनाता है? चलिए एक एक करके उनके तर्कों को समझते हैं। तो भारती अपनी बात की शुरुआत करते हैं भारत की बिल्कुल नींव से। और ये नींव, ये बुनियाद दो मजबूत खंभों पर टिकी है। एक तो यहाँ की शानदार बेमिसाल प्रकृति और दूसरा यहाँ के महान शास्त्र। तो कवि का जो पहला सबूत है वो है हिमालय। वो इसे सिर्फ एक पहाड़ की तरह नहीं देखते, नहीं, ये तो राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है। और ध्यान दीजिए, वो कहते हैं हमारा हिमालय, ये हम सबका है। और देखिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। वो कहते हैं कि हिमालय की बराबरी दुनिया में कहीं और हो ही नहीं सकती। ये एक बहुत ही बोल्ड स्टेटमेंट है जो भारत की महिमा को पूरी दुनिया के सामने रखता है। पहाड़ों से उतरकर कवि हमें नदियों की ओर ले चलते हैं, और खासकर गंगा की ओर। वो गंगा को सिर्फ एक नदी नहीं, बल्कि उदारता और कृपा की देवी की तरह देखते हैं। क्या खूबसूरत पर्सोनिफिकेशन है ना? अब यहाँ एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है। कवि प्रकृति की महिमा से आगे बढ़कर ज्ञान के खजाने की बात करते हैं। वो कहते हैं कि भारत की नींव सिर्फ पहाड़ों और नदियों पर नहीं टिकी है, बल्कि उपनिषदों जैसे महान ग्रंथों पर भी टिकी है, जो इसकी फिलोसॉफिकल गहराई को दिखाते हैं। तो ठीक है, भारत की जमीन महान है, इसके शास्त्र भी महान हैं, लेकिन किसी भी भूमि को महान बनाते हैं उसके लोग। तो अब कवि उन वीरों और ऋषियों की बात करते हैं जिन्होंने इस धरती को अपने कर्मों से सींचा है। यहाँ देखिए, कवि दो तरह की महानता को सलाम करते हैं। एक तरफ है वो वीर योद्धा जिन्होंने अपनी ताकत से, अपनी तलवार से इस जमीन की रक्षा की, और दूसरी तरफ हैं वो ज्ञानी ऋषि जिन्होंने अपनी तपस्या से, अपने ज्ञान से इस भूमि को पवित्र बनाया। और ये सिर्फ इतिहास के कुछ बड़े बड़े नामों की बात नहीं हो रही है। कवि के लिए भारत की महानता तो यहाँ के माहौल में ही बसी हुई है। एक ऐसी जगह जहाँ दिव्य संगीत और शुभता जैसे हवा में ही घुली हुई हों। तो इस महान भूमि और इसके महान लोगों ने आखिर दुनिया को दिया क्या? कवि कहते हैं ज्ञान। अब हम भारत की उस भूमिका को देखेंगे जहां से दुनिया को बहुत गहरे आध्यात्मिक विचार मिले। पहला विचार है ब्रह्म ज्ञान, यानी खुद को पहचानने और इस ब्रह्मांड की असली सच्चाई को जानने की खोज। ये दुनिया के सबसे गहरे सवालों में से एक है, और इसका जवाब ढूंढने की जो परंपरा है वो इसी जमीन पर शुरू हुई। और सिर्फ इतना ही नहीं, कवि हमें याद दिलाते हैं कि भगवान बुद्ध ने भी शांति और करुणा का अपना धम्म का रास्ता दुनिया को यहीं से दिखाया। सोचिए, एक ही भूमि और ज्ञान की दो महान धाराएं। सोचकर देखिए, ये कितनी अद्भुत बात है। एक तरफ है ब्रह्म ज्ञान जो हमें अंदर की ओर देखने को कहता है, और दूसरी तरफ है बुद्ध का धम्म जो समाज में शांति और सही आचरण का रास्ता दिखाता है। ये दोनों ही महान विचार यहीं पले बढ़े। ये भारत की वैचारिक समृद्धि का सबसे बड़ा सबूत है। कवि भारत के इतिहास के लिए एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, अति प्राचीन। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि ये पुराना है, बल्कि इसका मतलब है कि ये इतना प्राचीन है कि ये पूजनीय है, सम्मान के लायक है। ये सदियों की बुद्धिमत्ता की विरासत है। तो इन सभी तर्कों के बाद हम अपने शुरुआती सवाल पर वापस आते हैं। सुब्रमण्य भारती की नज़र में भारत को अद्वितीय क्या बनाता है? चलिए अब इस पूरी तस्वीर को एक साथ जोड़कर देखते हैं। तो आखिर क्या है स्रोत इस अद्वितीय होने का? जवाब किसी एक चीज में नहीं है। तो ये है कवि का जवाब। भारत की अद्वितीयता किसी एक चीज में नहीं, बल्कि इन सबके संगम में है। यहाँ के महान पहाड़ और नदियाँ, यहाँ के गहरे शास्त्र, यहाँ के वीरों का साहस और ऋषियों का ज्ञान, और यहाँ जन्मे महान दार्शनिक विचार, ये सब मिलकर भारत को वो बनाते हैं जो वो है, अद्वितीय। और अब हम वही लौटते हैं जहां से हमने शुरू किया था। लेकिन अब इस पंक्ति का मतलब हमारे लिए कहीं ज्यादा गहरा हो गया है। ये सिर्फ एक दावा नहीं है, बल्कि प्रकृति, इतिहास और ज्ञान में बसी एक गहरी भावना है। ये कवि का अपने देश को देखने का नजरिया है जो हमें भी सोचने का एक नया आयाम देता है।